नमस्कार, मैं डिकोडिंग 24x7 से हरीश कुमार। एक उपराष्ट्रपति जो 4:30 बजे तक इस देश में उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे होते हैं, वो मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, वो पटल को चला रहे होते हैं और 8:30 बजे उनको एक कॉल आती है और कॉल के बाद वो उपराष्ट्रपति पद से रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। खबर इतनी बड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा सिर्फ इसी बात की है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनको बनाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कसीदे कढ़े थे, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 4 घंटों के अंदर उस उपराष्ट्रपति को अपने सारे पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, ताकत सबको छोड़कर अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रिजाइन करना पड़ गया। खबर ये है, लेकिन अंदरूनी जो बातें हैं वो हम बताएंगे, क्योंकि हम करते हैं डिकोडिंग और हमारे साथ खबर को डिकोडिंग प्रोसेस में डालने के लिए है मिस्टर राकेश त्रिपाठी। स्वागत है सर आपका। सर, खबर कल की है पर जो डिकोडिंग है वो आज हम करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर, जो आदमी 4:30 बजे तक पटल को चला रहा होता है, राज्यसभा में होता है, अगली मीटिंग की तैयारी हो रही होती है और 8:30 बजे एक कॉल आता है उसको और पता चलता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। पूरा देश स्टक हो गया सर, जैसे एक जॉर्ज लगता है ना, बिजली का झटका। सर, इस तरीके का झटका लगा हुआ है। इसको डिकोडिंग करिए और बताइए दर्शकों को कि सर अंदर खाने क्या चला था। डिकोडिंग करने से पहले हरीश 2-3 चीजों पर ध्यान दें। मैं उस समय राज्यसभा की कार्यवाही देख रहा था जब मैंने देखा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनसे कि आपकी कही हुई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, मैं जो कहूंगा वो रिकॉर्ड पे जाएगा। अचानक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट करीब 8-10 साल कवर किया है। मुझे समझ में नहीं आया। कई बार क्या होता है, सभापति या उपसभापति डांट लगाते हैं एमपीस को कि आप उनको संबोधित क्यों कर रहे हैं, चेयर को संबोधित करिए। एक बात। दूसरी बात, चेयर ये तय करेगा कि किसकी बात रिकॉर्ड में जाएगी या नहीं। तो मुझे लगा ये कुछ अनयूजुअल सा है, और वो बाद में शाम तक वो बात खुल के आई कि क्या अनयूजुअल सा है। तो हुआ इसमें यह है कि 12 बजे एक बीएससी की एक मीटिंग हुई और फिर 4:30 बजे एक और मीटिंग थी जिसमें न तो किरेन रिजिजू गए न ही जेपी नड्डा गए। और साफ वजह ये थी कि देखिए, अगर महाभियोग का एक सभा में, एक सदन में, यानी लोकसभा के सदन में अगर 152 सदस्यों वाला प्रस्ताव आ गया है मिला जुलाकर, तो उसी तरह से होना चाहिए था यहाँ भी। क्या होता है कि 152 वाला तो वो आ गया, लेकिन यहाँ पर सवेरे सवेरे जाके कांग्रेस ने अपने 62 सदस्यों वाला एक प्रस्ताव हस्ताक्षरित करके दे दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी घोषणा भी कर दी वहां सदन में। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है उससे पूछने लगे कि उनका लोकसभा में क्या हुआ था, जैसे इनको पता ही नहीं हो। तो इनको पता तो था, इनको ये भी पता था कि भाई इतने नियम कायदे कानून मालूम है इनको, यही उसको प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा को, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। तो इनको तो पता ही था कि अगर दोनों साथ साथ आ जाए तो थोड़ा गरिमा बनी रहती है। अदरवाइज पक्ष उसको बाद में जाके हल्ला करता है, इधर उधर बात करता है कि हाँ पहले हम क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। हालांकि उसमें कोई इमेज का नुकसान नहीं हुआ बीजेपी का। राजनाथ सिंह ने तुरंत अपने कमरे में 50-52 लोगों को बुलवा लिया, बीजेपी के एमपीज को, और जल्दी से एक प्रस्ताव, हालांकि सादे कागज पर, ऐसा कहा जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि सादे कागज पर हस्ताक्षर हुए, जल्दी से एक प्रस्ताव लगा के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में दे दिया गया। लेकिन ये जो एटीट्यूड था वाइस प्रेसिडेंट का, ये बीजेपी के नेतृत्व को खल गया। खल इसलिए गया, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सब हो गया, ये चीजें बहुत दिन से आ रही थी। आप याद करिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को कैसे उन्होंने भरी महफिल में डांटा था। क्या ये शोभा देता है? आप एक संवैधानिक पद पर हैं और
आप अचानक पता नहीं खुद मुख्तार हो गए इतने बड़े कि अचानक आप सब कुछ भूल गए। अरे भाई, इससे पहले आप क्या थे? आप गवर्नर थे। गवर्नर आपको किसने बनाया? फिर वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट किसने बनाया? और आप उसके पहले क्या थे? आप कई पार्टियों से होते हुए बीजेपी में आए। एक तो आपको हर चीज में हड़बड़ी लगती है, आपका परसोना में हड़बड़ी लिखी हुई है, तो आपको हर चीज में आप गड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी की गड़बड़ी। और उसके बाद ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है, पर वो किसी के अंडर नहीं आता, किसी का कहा नहीं मानता, ये बात ठीक है। लेकिन एक जो कल्चर होती है, पार्लियामेंट्री कल्चर, कि भाई आप आए तो आप बीजेपी से ही है ना, तो बीजेपी से अगर आप आए हैं तो एक बार उनको बता देते। तो ये उन्होंने बताया नहीं, और ये बताया नहीं और इसकी घोषणा कर दी सदन के अंदर। तो ये कुछ ऐसा लगा जैसे बीजेपी वॉज टेकन अबैक, मतलब उसको एकदम अचानक उनको समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो इसी बात को सर उसके बाद उन्होंने जी सर शिवराज सिंह चौहान को जो डांट लगाने वाली बात आपने बताई सर, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जगदीप धनखड़ से सीनियर है सर पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। 4 बार अरे भाई मुख्यमंत्री जो रहा वो आदमी, आज आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इतना बड़े कद का नेता है और आप उसको भरी सभा में डांट रहे हैं। जगदीप धनखड़ पता नहीं कितनी पार्टियों से होकर आए, ये आदमी संघ का आदमी था, शुरुआत से बीजेपी में रहा। ये यहाँ भी जब थे भारतीय जनता पार्टी में 11 अशोक रोड में, मुझे याद है सचिव थे या पार्टी के सचिव थे या महासचिव भी थे ये तो मुझे उन दिनों की याद है। ही वॉज अ वेरी सिंपल गाय, बहुत ही साधारण, सर्वसुलभ, सबसे बात करते थे। और बतौर मुख्यमंत्री भी इन्होंने अपना व्यक्तित्व बदला नहीं था। बड़ी बात यह है कि आपको उस समय याद आया कि शिवराज सिंह चौहान को डांटते हुए आपको याद आया कि आप किसान पुत्र हैं। अरे भाई, किसान पुत्र ही याद रखना था तो मत बने होते राष्ट्रपति। सड़क पे उतरो, धरना प्रदर्शन करो किसानों के लिए, जेल जाओ, ये सब करो जैसे सब लोग करते हैं। डोंट ट्राई टू बी सतपाल मलिक, क्योंकि वो राजनीति बड़ी निर्मम होती है हरीश, मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने बीजेपी में देखा है, बीजेपी का कंप्यूटर कहे जाने वाले गोविंदाचार्य को कैसे पार्टी ने निकाल के बाहर फेंक दिया था, उनके कमरे से बाहर उनका सामान निकाल के रख दिया था, उनकी गाड़ी की चाबी उनसे ले ली थी। एक रात में हुआ ऐसा। और आडवाणी जी की रथ यात्रा के सूत्रधार थे गोविंदाचार्य जी, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। तो राजनीति बड़ी निर्मम होती है, चाहे जो पार्टी हो। खैर, उस दिन की बात करता हूँ, 4:30 बजे की मीटिंग में जब विरोध स्वरूप जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं आए तो इनको बड़ा गुस्सा आया। वो भी कम से कम ये पर्सनल लेवल पे बात करते, लेकिन इनको हमेशा लगता रहता है शायद इनका कद बहुत बड़ा हो गया है, राष्ट्रपति से भी बड़ा हो गया। अरे भाई, राष्ट्रपति से बड़ा हो गया, सबकी सीमाएं होती हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। 7:30 बजे के करीब जयराम रमेश ने कोई बात की तो उन्होंने कहा कल करेंगे, कल मीटिंग करेंगे तो करेंगे। उसके बाद करीब 8, 8:30 बजे के करीब एक फोन आया, ऐसा माना जा रहा है हरीश कि वो जेपी नड्डा का फोन था। जेपी नड्डा बहुत चिढ़े हुए थे, गुस्से में बात कर रहे थे। बातचीत में ऐसा माना जा रहा है कि ऊंची आवाज दोनों की हो गई। नड्डा ने कहा कि देखिए, आप अब दो ही आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा मेरे अंदर शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है मेरे अंदर, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि आप बस दो ही चीज कर सकते हैं अब, या तो इस दे दीजिए इस्तीफा, या तो फिर हम कल आपके खिलाफ महाभियोग लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सॉरी। या तो आप इस्तीफा दे दिए या कल हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव का नाम सुनते ही, क्योंकि पता है उनको कि अभी 4 सदस्य और आए हैं राज्यसभा में, तो उनका ठीक ठाक बहुमत हो गया है, तो समर्पण कर दिया उन्होंने और रात में ही जाकर वो राष्ट्रपति महोदया से मिले।
और उन्होंने एक, अपना एक, इस्तीफा एक, एक सवाल है जो लगभग बहुत सारे दर्शकों के मन में होगा और मेरे भी मन में है कि अभी कुछ दिनों पहले उपराष्ट्रपति के खिलाफ इतने विपक्षी दलों के नेता सड़क पे उतरे, उनकी मिमिक्री तक की गई, उनको मिमिक्राइज किया गया उनको। उसके बाद ये विपक्ष के इतने करीब गिरने लगे, क्या वजह थी सर? और कहीं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा बच तो नहीं गई थी? राजनीतिक महत्वाकांक्षा बची थी। बीजेपी इन्हें शुरुआत में सपोर्ट भी कर रही थी, क्यों नहीं करती, जब उन्हीं के कैंडिडेट थे तो करती। फिर आपको याद होगा कल्याण बनर्जी ने कितनी बुरी तरह इनका उपहास उड़ाया था, उपहास किया था, इनका मजाक उड़ाया, इनकी एक्टिंग की, मिमिक्री की इनकी, और ये भी कहा कि रीढ़ नहीं है, झुकी हुई रीढ़ है। ये सब बातें कही, कितनी बुरी बातें थी। उसको लेकर अगले दिन जब सदन बैठी तो उपराष्ट्रपति बहुत इमोशनल भी हो गए थे, मुझे ध्यान है अच्छी तरह। आज वही कल्याण बनर्जी क्या लिखते हैं ट्वीट में, देख लीजिए आप। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं मेरे करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ी चिंता है आपको। पहले तो आपने उनके आत्मसम्मान की ऐसी तैसी कर दी थी उस दिन, मिमिक्री वगैरह करके, रीढ़ की हड्डी की बात करके, और आज आपको उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हरीश, राजनीति ऐसी काल कोठरी है, उसमें बड़ी निर्मम है, और आपको इन सारे निर्मम प्रयासों से, प्रस्तावों से उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। वही विजयी होकर निकलता है जो, सच पूछिए, आज एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जो बेहया होता है। बेशर्मी बहुत अनिवार्य है इस पेशे में। कोई कुछ भी कह दे, कोई मजाक उड़ाए, कोई गुस्सा हो जाए, लेकिन आप नाराज मत हो भी तो जाहिर ना करें। लेकिन ऐसा संत स्वभाव सबका होता नहीं है, तो नेता तो दूसरी तरह के होने होते हैं, आपको पता ही। जगदीप धनखड़ का जगदीप धनखड़ का बैकग्राउंड देखें तो सर, उनकी इनका बैकग्राउंड जुडिशरी से आता है, वकील रहे, हाई कोर्ट में रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे। उसके बाद ऐसी क्या जल्दबाजी थी सर कि लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग लोकसभा में आने वाला था, इन्होंने उसके पहले महाभियोग एक्सेप्ट किया, विपक्षी दलों के सांसदों के साइन ले लिए। सर ऐसी क्या जल्दी थी? मैं बताता हूं, देखिए, इनके व्यक्तित्व की एक नेगेटिव बात यह है कि ये बड़ी हड़बड़ी में और कुछ भी कह जाते हैं। एक बड़े पॉलिटिकल व्यक्तित्व के लिए ये चीज ठीक नहीं है। इनको पहले साल के बाद से, इनका जो पहला साल बीता है उसके बाद से ही पता चल गया था हम सबको कि ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं होने वाले। और उसके बाद से ही बड़े नेताओं ने बेरुखी उनकी जैसी थी इनके प्रति, उससे साफ पता चल गया। ये भी बहुत बेचैन थे कि हमें क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें आमतौर पर 2-2.5 साल में पता चल जाता है, आपके एटीट्यूड से, नेताओं के एटीट्यूड से, आपके मिलन से, आप कहीं मिलते हैं, आप गर्मजोशी से मिलते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि ये गुड बुक्स में है। लेकिन इनका 1-1.5 साल में ही पता चल गया था कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो ये इनके एटीट्यूड की वजह से था। अब वो क्यों है एटीट्यूड, मैं ये नहीं कह सकता। आप देखें अगर, तो बंगाल के भी गवर्नर रहे थे तो ममता से अक्सर झगड़ा ही होता था इनका। हालांकि झगड़ा तो तमिलनाडु के गवर्नर का भी, रवि का भी होता है, उनका भी होता है चीफ मिनिस्टर से, लेकिन वो झगड़ा दूसरे किस्म का होता है। इनके झगड़े में लगता था जैसे अभी दोनों सड़क पर आ गए। तो हर चीज की एक गरिमा होती है, आपके संवैधानिक पद की, आपके बोल की। आप संवैधानिक पद पर रहते हुए आप जो भी शब्द बोलते हैं, आपको किस तरह से, ये कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वो तो वकील रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी पर्सनैलिटी थे, और बहुत मुश्किल से एक ऐसी पार्टी में आए थे जो स्थिर थी। तो अभी और आगे जाते, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति बन सकते थे अगर उनका एटीट्यूड सही रहा होता। लेकिन बस ये राजनीति है, इसमें आपकी ही करनी आपके सामने आती। सर जैसे संसदीय व्यवस्था में या प्रोटोकॉल के हिसाब से ये मानते हैं कि नंबर 1 पे आते हैं राष्ट्रपति, नंबर 2 पे आते हैं उपराष्ट्रपति और नंबर 3 पे आते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन एग्जीक्यूशन में देखें सर तो ये मामला थोड़ा उलट जाता है। नंबर 1 पे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर,
नंबर सेकंड पे आ जाते हैं प्रेसिडेंट, और नंबर थर्ड पे आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने पहली वाली जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था थी, जो संसदीय व्यवस्था में जो चीजें चलती हैं सर, उस हिसाब से उन्होंने ले लिया था। वो हमेशा ये दावा करते थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ये चीजें मिल रही हैं तो वो चीजें मुझे भी मिलनी चाहिए। और इसके लिए कई बार हम लोगों ने कई चीजें जो देखी सुनी। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उन गाड़ियों की मांग की थी जो प्रधानमंत्री के काफिले में चलती हैं। हालांकि बाद में संसदीय समिति ने उसे वापस कर दिया, उन्हें मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने भी ये कहानियां सुनी हैं, उनमें कितनी सच्चाई है नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि उनको अचानक लगने लगा था कि वो आपको कम आंक रहे हैं, उनकी औकात थोड़ी ज्यादा है। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको ये गाड़ी होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तो बेस्ट सुरक्षा व्यवस्था होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की। दूसरी बात है कि कार्यपालिका का तरह से एग्जीक्यूटिव का होता है प्राइम मिनिस्टर, औकात तो देखिए उसी की होती है। और आप अगर मिलाकर चलेंगे, ढंग से चलेंगे, और वो भी इस प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर आप ढंग से चलेंगे तो आपको बहुत कुछ दे सकता है। अच्छा, इसके बाद बहुत कुछ क्या बचता है आपके पास? आप राष्ट्रपति हो सकते थे, और और बहुत सारे फैसले मतलब आपकी और सरकार की सहमति से ही होते हैं फैसले। सिग्नेचर आपका होता है तो आपकी सहमति होती है। लेकिन आपने ढंग से अगर उसको अपना एटीट्यूड को काबू में रखते तो ये गाड़ी और लंबे चलती, कम से कम 7-8 साल चलती आगे। लेकिन अ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी, हो सकता है, मैं साइकोलॉजी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि अ, सत्ता के गलियारे में कुछ बातें कभी हो जाती हो और आदमी को लगता हो नहीं नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब इसके उस सिलसिले में। सर इसके अलावा भी अगर हम जगदीप धनखड़ साहब का पिछला रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी कि वो जाट समुदाय से आते हैं, किसानों के बीच से आते हैं। तो वो सरकार पे दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे थे। वो कई बार हमने ये देखा कि किसानों के मुद्दे को जहां गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने विपक्षी जिस तरीके से रखते थे उस तरीके से, उस लहजे में आ जाते थे सर। जबकि आपको याद होगा सर, उपराष्ट्रपति जब इनको बनाना था तो भारतीय जनता पार्टी तक को कितना विरोध झेलना पड़ा था विपक्षी पार्टियों का। लेकिन ये सर, ये बार्गेन करने लगे थे सरकार से। ऐसा लगता है सर, अगर इनके पिछले कारगुजारियों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये बार्गेन करना चाहते हैं। वो भी था, और विपक्ष के कुछ लोग भी उनको गाहे बगाए भड़का देते थे। इधर उनकी मीटिंग्स कई हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, केजरीवाल के साथ। तो वैसे तो वो इस ऐसे पद पर हैं जो कोई भी मिल सकता है उनसे। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे मिल सकते थे, ऐसा नहीं है। और खड़गे साहब तो मिल ही सकते थे क्योंकि वो सदन में विपक्ष के नेता थे। तो वैसे तो मिल सकते थे, लेकिन हाँ, जब छोटी-छोटी बातें होती हैं तो ऐसी जब घटनाएँ होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो कुल मिला के वो सब इकट्ठा हो जाती है और वो लगता है कि यार ये तो यही कर रहे हैं, ये तो विपक्ष का साथ दे रहे हैं। तो बात परसों नहीं शुरू हुई, ये बात पीछे से कई सारी बातें धीरे-धीरे होके आती थी, आती, वो एक जगह इकट्ठी हो गई और फिर उस पर फैसला लेना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने इससे पहले किसी संवैधानिक ताकत वाले किसी बड़े पद के आदमी को इस तरह से मतलब जाना पड़ा हो बीजेपी के रहते, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आमतौर पे लोग अ, मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं। ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी, देखते हैं अभी अगले 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में इस पर कोई रोशनी डालने वाला आदमी सामने आए। ये भी अभी खबर मिली है कि शायद वो अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगे हैं और उनको नोटिस मिल गया है घर छोड़ने का। तो ये सब चलेगा अब कुछ दिन। सर जैसे मैं जो समझ पाया हूँ, और हालांकि मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि अगर किसी को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है ना सर, तो अंग्रेजी की एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो अगर आप डिजर्व नहीं करते और वो चीज आपको मिल जाती है तो अक्सरिया ऐसी परेशानियां आ जाती हैं सर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक तो ये है।
दूसरा सर ये है कि उपराष्ट्रपति साहब को मुझे मुझे जो समझ आया सर कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार विषम परिस्थितियों में उन्होंने डालने का काम किया, चाहे वो अपनी पर्सनल खुंदस निकालने की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना हो, या मीडिया में जाके इस तरीके की बाइट दे देना हो जिससे पार्टी जो है ऊहापोह में फंस जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इससे ज्यादा वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इतना जितना करना था उन्होंने शायद कर लिया, और यही वजह है कि आनन फानन में उनसे इस्तीफा ले लिया था। हरीश, कई बार उन्होंने न्यायपालिका पर भी बोला, कई बार बोला, और एनजेएसी के बारे में बहुत बोला, जजों के किस तरह से जजों का चयन होता है उस पर। देखिए, कोई सत्ता पक्ष का या विपक्ष का कोई सांसद किस तरह से टिप्पणी करे वो एक बात होती है, लेकिन किसी सदन का सभापति या स्पीकर अगर कुछ इस तरह से बात करे तो उसके मायने कुछ और हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर ये बात की, खासकर जब जस्टिस वर्मा का केस हुआ तो लगभग हर रोज वो इस बात पर दुख व्यक्त करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हालांकि जो हो रहा था वो हो ही रहा था। बाकी पार्टी के लोग बोलते ही हैं गाए बगाए, सदन के अंदर सदन के बाहर। तो कुछ चीजों से अलग रहा जा सकता था, तटस्थ रह के कुछ लोगों कुछ चीजों से बात की जा सकती थी, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा कि किसी उपराष्ट्रपति ने इतना एक्टिव होकर काम किया, और एक्टिव होकर नहीं, प्रोएक्टिव होकर। तो वो चीजें थोड़ी संसदीय मर्यादा के खिलाफ चली जाती हैं। इन सबको मैं उनको क्या ज्ञान दूंगा, वो तो खुद ही सांसद रहे और उसके बाद गवर्नर रहे। तो लेकिन ये है कि वो बाहर बतौर पत्रकार ऐसा दिखने में आता है। मैंने किसी उपराष्ट्रपति को इस तरह का नहीं देखा। भैरव सिंह शेखावत के बारे में भी मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो भी कभी इस तरह के नहीं थे। सर अब इतनी सारी बातें हो गई, इस्तीफा भी दे दिया, स्वीकार भी हो गया इस्तीफा। सर अब भारतीय जनता पार्टी किसकी तरफ देखेगी उपराष्ट्र, क्योंकि इतनी जैसे इतना उहापोह होने के बाद, इतने इस तरीके से बिल्कुल ऑड सिचुएशन में पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है किसी सुलझे हुए व्यक्ति को ही अब इस बार चुनेगी उपराष्ट्रपति। लेकिन सर आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे नाम होंगे जो जिन पे विचार कर रही होगी पार्टी? देखिए, अभी तो बहुत सारे नाम आए हैं, इसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है। किसी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी, मनोज सिन्हा का भी नाम लिया। बहुत सारे नाम आएंगे। कोशिश आदमी की ये रहेगी पार्टी की कि अभी पार्टी के सामने बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी हैं। पार्टी का अपना अध्यक्ष नहीं है उसके पास, नया अध्यक्ष नहीं है। दूसरी बात यह है कि यूपी का अध्यक्ष नहीं है। दोनों जगहों पर अभी आपको पता होगा, अभी केशव प्रसाद मौर्य आकर मिले, तो उसके बाद बहुत सारे नेता आके दिल्ली में इन्होंने मुलाकात की, योगी को भी बुलाया गया। तो और बहुत सारे निगम ऐसे हैं जहां जिनके अध्यक्ष चुने जाने हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बीच में एक ये अचानक ये बड़ा चैलेंज है, एक फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है। अब पहले आप विपक्ष के साथ मिलकर आप ये तालमेल बिठाइए कि भाई बिना इलेक्शन के हो जाए, पहले तो ये करिए, और वो तो हो नहीं सकता। हालांकि आपकी ताकत राज्यसभा में बढ़ गई है, तो वो इलेक्शन तो होगा ही। तो देखिए किस चेहरे को लाते हैं। कोशिश जो सुनाई पड़ा है, कोशिश ये हो रही है कि किसी पिछड़े वर्ग के किसी कैंडिडेट को लाया जाए और उसे यहाँ स्थापित किया जाए। तो देखिए, कोशिश जो भी हो, हरीश जान लीजिए ये बात कि इस पूरे एपिसोड से एक आदमी का कद सबसे बढ़कर बड़ा होकर सामने आया है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष भी डरा हुआ है हरीश, और विपक्ष के साथ साथ इस समय एनडीए के, बीजेपी के सांसद भी बहुत डरे हुए हैं। उनको बहुत डर लग रहा है कि यार कहीं मुझसे कोई गलती ऐसी ना हो जाए कि पीएम जो है मुझे ही को खींच दे। जब उपराष्ट्रपति तक को नहीं बख्शा गया, मतलब सलीका वो वैसे नहीं, मतलब एक अलग से, जैसे आप जानते हैं फोन पर जो बात हुई, ये अगर उनको तक को बख्शा नहीं गया तो फिर कौन आदमी है जिसको बख्शा जा सकता है?
मैंने कई सांसदों से बात की है, वो ये कहते हैं कि भैया इस समय सब लोग बहुत कम बोल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है उतना ही बोल रहे हैं और डर रहे हैं। तो इससे क्या, नेतृत्व की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नेतृत्व ने एक बार तय कर लिया ये होना है तो होना है। तो इसलिए वही नहीं, विपक्ष के लोग भी बहुत डरे हुए हैं। उनको लगता है यार, जिसका जो आदमी जरूरत पड़ने पर, संकट आने पर अपना ही एक अंग काट कर हटा दे, अलग कर दे, यार वो आदमी कितना ताकतवर होगा, कितना दृढ़ निश्चयी होगा। इसलिए ऐसे नेता से तो भिड़ना ही ठीक नहीं। आप समझे, नेता जो है बड़े साइकोलॉजिकल के असर भी दिखते हैं। अगर अड़ियल नेता है या दृढ़ निश्चयी नेता है तो सामने वालों को इम्प्रेस करता है। तो ये इम्प्रेस और होना विपक्ष के नेताओं का, ये दिखाता है कि दोनों वो लोग भी थोड़ा डरे हुए हैं कि यार हमारा विपक्ष का नेता, हमारा प्रतिद्वंदी जो है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत तगड़ा आदमी है, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। सर, और प्राइम मिनिस्टर की तो आदत है मैसेजिंग करने की, उनको मैसेज देना अच्छा लगता है सर। वो फिर बॉडी लैंग्वेज हो, उनकी बातें हो, उनके कपड़े हो, एग्जैक्टली। उनका गेस्चर हो, वो एक मैसेजिंग तो देते ही है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है सर। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद को 4 घंटे में खाली करा देना सर, ये बड़ी बात है। और देखिए, उपराष्ट्रपति हम चाहे जो भी कहें, वो राजनीतिक नहीं हो सकते सर, वो गैर राजनीतिक पद है सर। सदन चलाना हो तो आप राजनीति नहीं कर सकते सर, सबको समान दृष्टि से ही देखना पड़ेगा आपको। और प्रधानमंत्री ने अगर इस तरीके से किया है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत किया है सर, क्योंकि वो बैक फायर कर जाते थे ना, कभी विपक्ष पे करते थे तो कभी पक्ष वालों पे भी, जैसे बैक फायर हो गया था ना इस बार। देखिए, नेता वही है जिसकी निगाह में एक एक चीज रिकॉर्ड होती जाती है, उसको सब पता रहता है। नरेंद्र मोदी से आप कभी मिलने जाइए, आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा इसको मेरे बारे में सब पता था। उनकी यह खासियत है। उनको ये भी पता है कि आप क्यों आए हैं मुझसे मिलने। तो नेता स्ट्रांग तभी होता है जब उसको ये पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो भी सिस्टम उसने इवॉल्व किया हो, उसके लोग हो, उसका सिस्टम हो, आप जो भी कह लें इसको। तो इस तरह से देखें तो इस हिसाब से नेता जो है बड़ा स्ट्रांग होकर उभरता है। फिर उसके, वो अपने इसी व्यक्तित्व की वजह से अपने आसपास के कई संकट वो अपने आप हल कर लेता है। उसका व्यक्तित्व अपने आप ये बहुत सारे संकट हल कर देता है। तो इस लिहाज से तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे एपिसोड में अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का कद बढ़ा हुआ है तो वो प्रधानमंत्री का कद है, वो तो ऑलरेडी बड़ा ही था। लेकिन इस घटना ने ये बताया कि हाउ डज ही टैकल इमरजेंसी सिचुएशन। सर, अब आपके जो बढ़े हुए कद वाले प्रधानमंत्री हैं, उनको 3 लोगों का चयन करना है सर। एक हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और एक जो उन्होंने खुद से खाली कराया है उपराष्ट्रपति। तो सर, 3 लोगों का चयन करना है। अब कद भी चूंकि बढ़ गया है तो यह देखने वाली बात होगी सर कि इस कद में जो चार चांद कैसे लगाते हैं वो, और किनका चयन करते हैं। सर, आपको क्या लगता है? कुछ तो पत्ते खोलिए सर, ठीक है, हमारे दर्शक जानना नाम तो चाहते हैं। हरीश, हरीश इतनी जल्दी नाम पर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ ये होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें वो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो जगदीप धनखड़ में थी। इस बार थोड़ा सोच कर समझ कर, जैसे हरिवंश जी हैं, आप उनको ले सकते हैं। अब बाकी राजनीति क्या है मुझे नहीं मालूम, जेडीयू की तरफ से आए थे वो, तो अब क्या है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तरह का बिहेवियर वाला, इस तरह का enhanced, मानसिकता वाला आदमी, ऐसा ही आदमी होगा जो लंबी क्योंकि अब ये 3 साल का तो कार्यकाल होगा नहीं, ये तो फिर से 5 साल का कार्यकाल होगा। तो अगले 5 साल पार्टी के लिए कोई मुसीबत ना बने, ऐसा कोई आदमी होगा, ऐसा संतुलित दिमाग का कोई आदमी होगा। जी सर, बिल्कुल। सर, सिर्फ पक्ष के लिए ही नहीं, विपक्ष के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जो सदन का संचालक हो, अध्यक्ष हो, वो विपक्ष को भी मुझे अखिलेश यादव की वो बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि सर, आप ऊंचे ऊंचे दर्जे पे बैठे हैं,
तो आपको सब पे बराबर देखना पड़ेगा, तब जाके यह सदन सही तरीके से चल सकेगा। तो उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है सर, जहाँ विपक्ष को भी देखना पड़ता है, पक्ष को भी देखना पड़ता है। सर उत्तर प्रदेश में, सर मेरा एक उत्तर प्रदेश से सवाल है, सर उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा, दबी जुबान ये चर्चा चल रही है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को खुला हैंड देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस बार दोनों सामंजस्य बिठा के चलेंगे। ये जो बीजेपी अध्यक्ष होंगे और योगी आदित्यनाथ, ये इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी, यानी अब तक जो थे उनसे इतनी बेहतर नहीं थी, पर अब जो आएंगे वो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सर आपका क्या सोचना है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो भी होगा, खुला हाथ तो किसी को नहीं देती बीजेपी, किसी को भी नहीं देती। तो योगी को भी खुला हाथ नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये बात है कि पिछली बार लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें बहुत सारी बातें योगी के खिलाफ गई थी, योगी की नहीं मानी गई थी। और बहुत सारे टिकट, जो हम लोग दिल्ली में बैठे थे, हमें लग रहा था कि ये सारे टिकट काट दिए जाएंगे। जैसे लल्लू सिंह अयोध्या के, हमें पता था यहाँ बैठकर कि उनका टिकट नहीं होना है, और इस तरह की बातचीत थी। लेकिन वो कैसे हो गया, क्या हो गया, नोबडी नोज। तो पिछली बार तो योगी की बहुत सारी बातें नहीं मानी गई थी। हो सकता है कि इस बार उनको उनकी सारी बातें सुनी जाए, और जो भी होगा, अध्यक्ष अध्यक्ष भी उतना इम्पोर्टेंट है हरीश, जितना इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के ही कप्तानी में अगला चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सत्ता में रहे पार्टी, अपना मुख्यमंत्री हो, और कोई असंतोष न हो किसी में। ये बात तभी हो पाती है जब पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में तालमेल हो। वरना छोटे छोटे कार्यकर्ता बेचारे, जिन्होंने 25-30 साल से गांव की पगडंडियों पर साइकिल चला चला कर गांव गांव घूमे हैं और पार्टी का प्रचार किया है, अगर आप उनको छोटा सा उनका कोई जेन्युइन काम नहीं करती है सरकार, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? संगठन और सरकार में जब जब तालमेल की कमी हुई है, दिल्ली का चुनाव और राज्यों का चुनाव, कहीं का भी चुनाव हो, उसमें पार्टियों ने असफलता देखी है। मुझे ध्यान है वाजपेयी जी के समय में भी ऐसे ही हुआ था, और तब भी उस समय बीजेपी अध्यक्ष थे कुशाभाऊ ठाकरे, उन्होंने कहा था कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं था, इसलिए रिजल्ट खराब आए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पार्टी का अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर, अरे भाई चीफ मिनिस्टर पूरे प्रदेश के लिए होगा, लेकिन पार्टी के लिए तो कार्यकर्ता है ना वो, उसमें तो वो अध्यक्ष के नीचे ही आएगा ना। बिल्कुल। उसके अधिकार, प्रशासनिक अधिकार बहुत है, लेकिन संगठन के भीतर तो पार्टी अध्यक्ष बड़ा है, वो जो कहेगा उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी मीटिंग्स में आना पड़ेगा, वो जो कहेगा उस हिसाब से आपको कार्यकर्ताओं के काम करने पड़ेंगे, छोटे मोटे जेन्युइन काम। तो जब छोटे मोटे जेन्युइन काम किसी गरीब आदमी के, किसी नॉर्मल से आदमी के नहीं होते, वो बहुत दुखी होता है, और वो पूरा सिस्टम पलट देता है। उसकी ताकत का अंदाजा ये लोग नहीं लगा सकते। बुद्धिमान पार्टियां होती हैं, वो लगा लेती हैं। और मुझे उम्मीद है कि यूपी में कुछ ऐसा ही होगा। काडर बेस्ड पार्टी है, अपने लोगों की सुनेगी, अपने ही लोगों की क्यों, सबकी सुनेगी, और सबकी सबकी सुनेगी तो सुनेंगे। नतीजे अच्छे आएंगे। अब सर चूंकि समय कम है और अपनी एक रिवायत है सर कि चलते चलते मैं आपको कुछ ऐसा सुनाता हूँ जिससे सर आप भी शायद पसंद करते हो और दर्शक भी पसंद करते हो। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर आज मैं बशीर बद्र की एक लाइन है सर, और अगर शब्द इधर उधर हो तो मायना समझिएगा सर, शब्दों को नहीं पकड़िएगा। कि परख मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता है, और कोई भी शक्ल ज्यादा देर आईने में नहीं रहता, और बड़े लोगों से जरा फासले से मिलना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। वाह, सर आप हमारे शुरू में आए, अब लोगों को इस बारे में जानकारी दी, उनको समझाया, हमारे लिए डिकोडिंग की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।